हेलो जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब फैमिली में स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 2 वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। इससे पहले का पार्ट 1 वीडियो आपको संयोजन अभिक्रिया तक दे दिया गया है। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ये पार्ट 2 वीडियो देखिएगा। ठीक है, और वीडियो समझ में आए तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, जितना हो सके इस फैमिली को बड़ा कीजिए, ताकि आने वाले समय में धीरे धीरे तो मैं 9th एंड 10th का एनसीईआरटी कंप्लीट करवा रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए आगे का पीवाईक्यू सीरीज का सेट डिस्कशन साइंस का स्पेशली, और इसके साथ साथ आपका हॉट टॉपिक का वीडियो भी मैं उपलब्ध कराऊंगा। तो आप लोग इस फैमिली को बड़ा कीजिएगा, तब हमें भी इस काम को करने में मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे आज? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज जान लेते हैं कि संयोजन अभिक्रिया पिछले क्लास में पढ़े थे। संयोजन अभिक्रिया क्या था? तो संयोजन अभिक्रिया में जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते थे, उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहा गया। तो संयोजन जो है वियोजन का जस्ट उल्टा है। वियोजन में क्या होगा कि एक पदार्थ जो है इसको हीट या उष्मा देने पर टूटकर दो अलग अलग पदार्थ में बदल जाएंगे। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे? अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत अभिक्रिया है। कैसा है? ठीक विपरीत अभिक्रिया है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम किसी अभी कोई भी रिएक्शन करवाए, मान लीजिए कोई भी रिएक्शन करवाए, तो उसमें या तो हम हीट दिए या फिर हम विद्युत धारा दिए, तो उसके कारण वो एक नए पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ में टूट गया, इसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन ही होता है कि जब कोई एक पदार्थ वियोजन को ही अपघटन कहते हैं, और इंग्लिश में इसे कहते हैं डिकम्पोजिशन। ठीक है, क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन। तो जब एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाता है, या दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, इसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हम हीट देते हैं तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। तो एकल पदार्थ जब हीट दिए तो किस में टूट गया? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। आई बात समझ में? इसी तरह से आप आयरन सल्फेट भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए संयोजन था, इसके बाद हम लोग देखेंगे वियोजन। देखिए यहाँ पर ध्यान से, जब आयरन सल्फेट को हीट दिए तो ये किस में टूट गया? Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 में टूट गया। उसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर को जब हम हीट दिए तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में ये टूट गया। आई बात समझ में? उसी तरह से देखिए एक रिएक्शन है PbNO3 का होल टू लेड नाइट्रेट को जब हम हीट दिए, ताप दिए, तो लेड ऑक्साइड PbO और 4NO2 मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट गया। तो एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक, ये दिख रहे हैं कितने? 3 पदार्थ बन गए। तो जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया को या तो हीट के द्वारा हम लोग अलग तोड़ सकते हैं, या तो उसमें हम लोग प्रकाश दे सकते हैं, या तो उसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। इसके द्वारा इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। तो तोड़ने के लिए इसमें हम लोग को क्या दिया जाता है? ऊष्मा देते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो तोड़ने के लिए जो ऊष्मा देते हैं, इसीलिए वियोजन अभिक्रिया जो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी। जैसे संयोजन अभिक्रिया क्या था? ऊष्मा क्षेपी। उसी प्रकार से ये वियोजन अभिक्रिया क्या होगा? तो वियोजन अभिक्रिया हमारा कैसा होगा? ये वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कैसा होगा? ऊष्मा शोषी। किसको? क्यों? क्योंकि इसको तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। और हम लोगों ने संयोजन में क्या देखा था कि जब इसको हम लोग अभिकारक बोले थे, लेफ्ट साइड को अभिकारक बोले थे, राइट साइड को उत्पाद बोले थे ना, प्रोडक्ट। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि संयोजन अभिक्रिया में अभिकारक में ऊर्जा में क्या होता है? ऊर्जा में कमी होता है, और उत्पाद के ऊर्जा में क्या होता है? वृद्धि होता है। लेकिन संयोजन अभिक्रिया में जस्ट उल्टा होगा। वियोजन अभिक्रिया में जस्ट उल्टा होगा। इसमें आपका क्या होगा कि अभिकारक में ऊष्मा में वृद्धि होगी, अभिकारक में ऊष्मा या ऊर्जा में वृद्धि होगी, और इसमें ऊष्मा या ऊर्जा में क्या होगा? कमी होगा।
तो ये वियोजन में याद रखिएगा, अब पूछेगा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन, वियोजन में अभिकारक में ऊष्मा में क्या होगा, वृद्धि। क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें इस ऊष्मा दे रहे हैं तोड़ने के लिए, इसलिए इसके अभिकारक में ऊष्मा में वृद्धि होगा, और टूटने के बाद ये अलग अलग पदार्थ में बन गया, तो यहाँ ऊष्मा में कमी हो गया। तो यही चीज याद रखना है कि इसमें ये संयोजन हमारा कैसा है, संयोजन ऊष्मा क्षेपी है, क्योंकि इसमें ऊष्मा जो है निकला था, और वियोजन जो है इसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, इसीलिए ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। आई बात समझ में? तो आप लोग देखिएगा ये एक्टिविटी एक बार अपने से करने के बाद, विद्युत अपघटन के द्वारा कैसे होता है। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु बना देता है। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु बना देता है। आई बात समझ में? तो ये एक्टिविटी आप लोग जरूर पढ़िएगा। 1.7 हो गया या फिर 1.6 हो गया, इसमें लेड नाइट्रेट का चूर्ण ले लिया, ठीक है, लेड नाइट्रेट का चूर्ण लेकर उसके चिमटे से क्वथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर गर्म किया। अब आप खुद देखिएगा कि क्या होगा, वहां पे वो टूट कर अलग अलग पदार्थों में बट रहा है, ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल यहाँ देखिए दिया है, जल का, यहाँ पे क्या हुआ कि विद्युत के द्वारा तोड़ा जा रहा है। इसमें हम एक प्लास्टिक मग ले लिया, इस प्लास्टिक मग में लेने के बाद रबर कॉर्क को टाइट से लगा दिया, आपको दिख रहा है रबर का डॉट, ये रबर का कॉर्क को बहुत टाइट से लगा दिया, और रबर कॉर्क के सहारे दो कार्बन का रड लगा दिया, एक एनोड एक कैथोड, ठीक है। तो बैटरी का ऋण सिरे से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड कैथोड है, ये जो है आपका नेगेटिव टर्मिनल है, और एनोड जो है आपका पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या किया, 2/3 भाग जल भर दिया, इतना दूर आपका ये वाटर इसमें भर दिया है, और इलेक्ट्रोड को, ये जो हमारा क्या है इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट रड, इलेक्ट्रोड को हम पानी में डूबे दिए, और इसी में हम लोग फिर क्या डालें, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का कुछ बूंद इसमें हम लोग ऊपर से मिला दिए। इसमें मिलाने से क्या हुआ कि जल जो है विद्युत का अधिक सुचालक बन गया, जल जो है विद्युत का अधिक सुचालक बन गया। अब हम क्या किए, यहाँ से स्विच को ऑन किए, ये बैटरी है इसका स्विच है, इस स्विच को हम क्या किए, ऑन किए, और ऑन करने के बाद कुछ देर के लिए छोड़े, तो हम क्या देखें कि जल से भरा हुआ जो परखनली है उसके भीतर दोनों इलेक्ट्रोड पर गैस का छोटा छोटा, ये देखिए बुलबुला, गैस का छोटा छोटा बुलबुला बन रहा है। तो ये बुलबुला परखनली से क्या हुआ, जल को विस्थापित कर रहा है, जल को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, मतलब वहां से विस्थापित कर रहा, मतलब दोनों परखनली में एक गैस का जो वॉल्यूम है उसमें एक समान तो है नहीं, तो यहां से क्या हो रहा है कि जो ऋण इलेक्ट्रोड है, जो ऋण, ये कैथोड, जो ऋण इलेक्ट्रोड है, इस पर एकत्रित गैस का जो आयतन है, ये धन इलेक्ट्रोड, जो धन इलेक्ट्रोड है इस पर एकत्रित गैस का आयतन से दोगुना है। तो देखिएगा धीरे धीरे ये विस्थापित हो रहा है, सॉरी विस्थापित हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो बुलबुला है वो परखनली से जल को क्या कर रहा है, विस्थापित करके एकत्रित हो रहा है, मतलब टूट रहा है। तो यहाँ पर यही चीज देखिएगा कि जब हम H2O में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या वो H2 + O2 में टूटता है। उसी प्रकार NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो Na और Cl2 में टूटेगा। तो वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा के द्वारा भी होता है, ऊष्मा के द्वारा भी होता है, और ताप के द्वारा भी होता है। आई बात समझ में? उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या है ये AgCl को सूर्य के प्रकाश में रखने पर, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर Ag और Cl2 में टूट गया, 2Ag। क्या किए, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखे तो ये सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग टूट गया। उसी प्रकार से आप सिल्वर ब्रोमाइड ले लीजिए AgBr, जब AgBr को सूर्य के प्रकाश में तोड़ेंगे तो ये Ag + Br2, मतलब 2 और 2। तो ये जब सिल्वर ब्रोमाइड को जब सूर्य के प्रकाश में हम लोग रखते हैं तो भी ये सिल्वर और ब्रोमाइड में अलग अलग टूट जाता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड के वियोजन अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, ब्लैक और जो हम लोग इसको फोटोग्राफी में यूज करते हैं ना, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है, और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया को, जब ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है ये अभिक्रिया, तो इसको कैसा अभिक्रिया कहेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। आई बात समझ में? तो सूर्य के प्रकाश में भी रिएक्शन हो रहा है, उष्मा देने पे हुआ, देखिए इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से भी हुआ, तो ये सभी क्या है, आपका वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया हम बता दिए, उष्मा शोषी अभिक्रिया है, उष्मा शोषी एकदम याद रखिएगा, उष्मा शोषी। तो उष्मा शोषी में आपका कुछ एग्जाम्पल होगा, आप लोग जो उष्मा क्षेपी उष्मा शोषी का वीडियो है उसका लिंक हम इस
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जरूर देखिएगा। उसमें उष्मा शोषी और छेपी दोनों का डिफरेंस बहुत अच्छा से क्लियर किए, इससे बाहर आपका डिफरेंस नहीं पूछेगा। आई बात समझ में? तो वियोजन अभिक्रिया ठीक संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है। यहां तक क्लियर हो गया? देखिए सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सारा रिएक्शन इसमें दे दिया गया है। हम लोग देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, डिस्प्लेस मतलब उसका स्थान को हटाकर उसके जगह पर ले लेना। मतलब एक चीज देखिए कि दो लोग हैं ए और बी, ये दोनों आपस में बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। कोई एक तीसरा व्यक्ति आया सी, कोई एक तीसरा व्यक्ति आया सी जो इन दोनों में किसी एक से बलशाली है, मतलब ये बहुत ज्यादा मजबूत है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो क्या करेगा? इन दोनों की दोस्ती को तोड़कर ये घुसने का कोशिश करेगा, इन दोनों की दोस्ती को तोड़कर ये घुसने का कोशिश करेगा। मतलब क्या करेगा? बी को हटाकर ए सी का स्थान ले लेगा और बी को अलग कर देगा। यही है विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आया? सिंपल लाइन में हम बोले कि कोई दो दोस्त हैं, ये दोनों में बॉन्डिंग अच्छा है, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध अच्छे बनाए हुए हैं। तीसरा व्यक्ति आया, इन दोनों के बीच में दरार डाला और ये ज्यादा पावरफुल होने के कारण क्या क्या इन दोनों के बीच में दरार डालकर एक सी जो है ए के साथ जुड़ गया और बी को अलग कर दिया। यही है आपका विस्थापन अभिक्रिया। देखिए क्या है डिफिनेशन, सुन लीजिए। तो विस्थापन अभिक्रिया जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित करके उसका स्थान खुद ले लेता है। जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित करके, डिस्प्लेस करके खुद उसका स्थान ले लेता है, इसे ही हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया के लिए हम लोग को एक चीज याद रखना है, जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी है उसको याद रखना है। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, इस तरह से आपका करते हुए एयू सोना तक जाता है। तो इसका हम आपको ट्रिक भी दे देंगे, सक्रियता श्रेणी का कैसे याद रखना है। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो हम बनाकर सक्रियता श्रेणी का डाल देंगे आज रात में या फिर कल सुबह तक, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ज्यादा ऊपर अभिक्रियाशील तत्व है वो क्या करेगा? नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। वही चीज है हम जो बताएं कि जो पावरफुल है वो कम पावरफुल वाले को हटाकर उसका स्थान ले लेगा। यही है विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया गया है, इस एक्टिविटी को जरूर अच्छे से क्लियर कीजिएगा। क्या है? कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई लोहे की कील। यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि दो परख नली में लगभग 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट का CuSO4 बोलते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिए और परख नली ए और बी को मार्क कर दिया है। हाँ देखिए, दो परख नली ले लिया ए और बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, दोनों को मार्क कर दिया। और मार्क कर देने के बाद दो लोहे का कील दिख रहा है, दो लोहे का कील, एक और एक कील। तो दो लोहे के कील को, कांटी को लेकर उसको एक सरेस पत्र आता है जिस साफ कर दे, जिसके ऊपर लोहा का जो परत क्या बोले उसके ऊपर जो जंग लग जाता है, उसको साफ करने के लिए हम लोग सरेस पत्र का उपयोग करते हैं। तो सरेस पत्र को से उसको अच्छी तरह से साफ कर देते हैं और एक कांटी को धागे से देखिए बांध कर, ऊपर में दिख रहा होगा, ये दो कांटी को एक धागे से बांधकर क्या किया? इस कॉपर सल्फेट के विलयन में लटका दिया। ठीक है, और दोनों में लटकाया। कुछ देर के बाद, लगभग आधा एक घंटा के बाद देखा गया कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन से जब बाहर निकाले, जब लोहे की कील को देखिए यहाँ से लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन से यहाँ पे बाहर निकाला, तो क्या देखा कि कॉपर सल्फेट के विलयन से निकाली गई जो कील है, उस कील का रंग बाहर में रखी गई कील के रंग से अंतर आपको दिखाई देने देगा। दोनों में तुलना कीजिएगा तो अलग दिखाई देगा। क्या देगा कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जो डूबी हुई कांटी थी उसके ऊपर लाल भूरा परत दिख रहा है, लाल भूरा परत चढ़ गया। क्या हुआ? लाल भूरा परत चढ़ गया। और जो परखनली बी में जो कॉपर सल्फेट का के विलयन में जो था कांटी डूबा हुआ, उसका रंग जो है गहरा नीला है, मतलब गहरा नीला था, तो गहरा नीला से वो किसमें बदल गया? हरा रंग में बदल गया। तो आयरन सल्फेट के विलयन बनने के कारण ही ऐसा हो गया। मीन्स आप यहाँ पे एक रिएक्शन पूछेगा आपसे एग्जाम में कि जब आयरन को Fe को
CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया गया तो क्या हुआ। अब आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखिएगा कि आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है सक्रियता श्रेणी में, तो ये क्या करेगा, कॉपर के स्थान को हटाकर उसका स्थान ले लेगा, मतलब FeSO4 बना लेगा और कॉपर को अलग कर देगा। और ये जो आपका FeSO4 है वो हो जाएगा आपका किस रंग का, FeSO4 बन जाएगा आपका ये हरा रंग का। किस रंग का, ये हरा रंग का बन जाएगा। और ये कॉपर सल्फेट का रंग मालूम है कैसा होता है, नीला। तो जब इसको इसमें से डुबा कर निकाला गया कुछ देर के बाद तो FeSO4 जो है आपका कैसा बन गया, हरा रंग का बन गया। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ कि आयरन जो है, लोहा जो है, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके उसका स्थान ले लिया और नया पदार्थ क्या बना दिया, आयरन सल्फेट। तो ये क्या हुआ, विस्थापन अभिक्रिया। इसी प्रकार से आप जब जिंक को कॉपर सल्फेट में डालिएगा तो जिंक जो है कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित करके उसका स्थान ले लेगा, कॉपर अलग हो जाएगा। जैसे अभी आपको हम बताए थे कि A+BC ये दोनों को रिएक्ट करवाएं, तो यहाँ पे A जो है B से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, B को हटाकर A और C साथ में हो जाएगा, B अलग हो जाएगा। यही ना बताए थे स्टार्टिंग में। तो वही चीज है, जैसे Pb लेड CuCl2 से रिएक्शन करने के बाद देखा गया कि Cu से ज्यादा अभिक्रियाशील है Pb, तो Pb क्या करेगा, Cu को स्थापित हटाकर Cl2 के साथ आ जाएगा, PbCl2 बना लेगा और कॉपर को अलग कर देगा। तो यहाँ पर ये चीज मालूम चल रहा है विस्थापन में कि जब कोई आपका एक तत्व दूसरे यौगिक के विलयन से विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है, उसको हटा देता है और उसके स्थान पे खुद आ जाता है, तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, इसमें देखा गया कि जिंक लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है जो कॉपर उसके यौगिक को विस्थापित कर देता है। अब आपको कैसे मालूम चलेगा कि कौन किससे ज्यादा विस्थापित है, तो आपको हमने बताया था पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फिर आयरन, Fe, फिर Pb, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, इस तरह से याद रखिएगा Hg। तो अब आप खुद देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, खुद गौर कीजिए। क्या गौर करना है, ये गौर ये करना है कि आयरन CuSO4 के साथ रिएक्ट करा है, तो इसमें अभिक्रियाशील कौन सबसे ज्यादा है, आयरन कहाँ है, आयरन आपका देख लीजिए यहाँ पर है, आयरन आपका ऊपर है और कॉपर कहाँ है, नीचे। तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से हटा देगा, तो हटा के FeSO4 बना दिया। अब आपसे कोई एग्जाम में पूछ दे ऐसे Cu प्लस FeSO4 क्या देगा, तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि कॉपर जो है आयरन से कम अभिक्रियाशील है, इसलिए इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। आई बात समझ में। इसी में देखिए जिंक कॉपर सल्फेट, तो जिंक कहाँ है, जिंक यहाँ ऊपर में है, कॉपर कहाँ है, नीचे है, तो जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। पीबी देखिए, पीबी कॉपर से कहाँ है, पीबी यहाँ है, कॉपर नीचे है, एक हाइड्रोजन के नीचे है, तो पीबी भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो पीबी क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करके PbCl2 बना देगा, कॉपर को अलग कर देगा। तो यही है आपका विस्थापन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में लोहे ने एक दूसरे तत्व को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया, उसे हटा दिया, इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये सभी एग्जाम्पल याद रखिएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक सेकंड इसको इरेज कर लेते हैं। डबल नाम है, विस्थापन बोलिए या फिर एकल विस्थापन बोलिए, एक ही बात है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, में डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन, मतलब जब दो यौगिक AB प्लस CD, ये एक यौगिक ये दूसरा यौगिक, जब दो यौगिक अपने आयन का अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे द्विविस्थापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए, आप खुद सोच लीजिए, ये दो लोग हैं, ये A और B, ये दोनों के बीच दोस्ती बहुत अच्छी है, और ये C और D, ये दोनों के बीच में दोस्ती बहुत अच्छी है। क्या कि देखा गया कि इसको मन किया इसके साथ दोस्ती करने का, C को मन किया A के साथ दोस्ती करने का, D को मन किया B के साथ दोस्ती करने का, तो क्या किया, इन दोनों के बीच अभिक्रिया हुआ, तो अभिक्रिया हुआ मतलब इन दोनों को तोड़ा गया तो A C के साथ आ गया और B D के साथ आ गया, मतलब क्या हुआ, दो विलयन, ये दो यौगिक अपने आयन के अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण किए, इसे ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा, दो यौगिक का विलयन या फिर वो जलीय अवस्था में होना अनिवार्य है, और इस अभिक्रिया में हमेशा आयनिक यौगिक के बीच में होगा। ये अभिक्रिया कैसा होगा, आयनिक यौगिक, क्योंकि आयन का एक्सचेंज होता है, आयन का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है इसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, तो सभी अवक्षेप एवं उदासीकरण अभिक्रिया ही द्विविस्थापन अभिक्रिया है। एक लाइन याद रखिएगा,
सभी अवक्षेप एवं उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसा है? द्विविस्थापन है। अभिक्रिया द्विविस्थापन है। क्यों? क्योंकि इसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। द्विविस्थापन में क्या होता है? अवक्षेप का निर्माण होता है, इसीलिए इसे अवक्षेपन अभिक्रिया भी हम लोग कहते हैं। आई बात समझ में? और उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण पूछेगा तो अवक्षेपन अभिक्रिया हम लोग बोलेंगे। आई बात समझ में? और इसमें एक चीज याद रखिएगा कि जब कभी भी हम लोग इसमें रिएक्शन होगा तो दो जलीय विलयन में होगा। जैसे देखिए कहीं एग्जांपल दिया, हाँ Na2SO4 और एक है BaCl2, दोनों क्या है? हमारा जलीय विलयन है। दोनों हमारा कैसा है? यौगिक का विलयन या जलीय अवस्था है। तो Na2SO4 BaCl2, इसमें क्या हुआ? BaSO4 हो गया, देख रहे हैं BaSO4 हो गया और NaCl एक साथ हो गया। तो क्या देखें यहाँ पर कि बेरियम क्लोराइड के विलयन में बेरियम आयन, ये बेरियम क्लोराइड था BaCl2, तो यहाँ पर ये Ba2+ और Cl2- में टूटा। सोडियम सल्फेट में क्या हुआ? Na+ और SO4 2- में टूटा। तो इसके साथ जब अभिक्रिया कराया गया तो BaSO4 जो हमारा BaSO4 बना, इसका हमारा सफेद रंग का अवक्षेप बना, प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो जल में अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। याद रखिएगा, जल में अविलेय जो घुलता नहीं है, जल में अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। ठीक है, जो घुला नहीं, अवक्षेप कहलाया। तो इस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है, इसीलिए द्विविस्थापन को हम लोग अवक्षेपन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। एग्जाम में पूछेगा कि द्विविस्थापन को और किस अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, तो अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होगा उसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहेंगे। उसी तरह से देखिए और कोई दिया है? नहीं दिया। चलिए एक हम अपने से आप लोगों को लेते हैं, जैसे लेड नाइट्रेट PbNO3, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा? KNO3 प्लस PbI2, और ये PbI2 का क्या बनेगा? अवक्षेप बनेगा। अवक्षेप बनेगा पीला रंग का। हमेशा याद रखिएगा द्विविस्थापन में हमेशा अवक्षेप बनेगा, और वो अवक्षेप बनेगा इसलिए इसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहेंगे। तो द्विविस्थापन में देखिए एक ये हुआ विलयन और एक ये हुआ, मतलब दो अलग अलग यौगिक अपने आयन के मूल स्थान को अदला बदली करके उसका स्थान ग्रहण करते हैं, इसीलिए इसे डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन कहते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को जब NaCl के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या हुआ? यहाँ पर ये Na+Cl- है, यहाँ पर आपका Ag+ और NO3- है, तो यहाँ पे क्या होगा आप खुद बताइए? AgCl बन जाएगा, ये प्लस माइनस के साथ आयन अदला बदली करेगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा और साथ में NaNO3 बन जाएगा। तो सिल्वर क्लोराइड जो है AgCl ये बनेगा प्रेसिपिटेट, सफेद रंग का अवक्षेप बनेगा। आई बात समझ में? तो याद रखिएगा इस अभिक्रिया में आपने क्या देखा कि जो सिल्वर नाइट्रेट है उसमें से सिल्वर का आयन Ag+ और सोडियम क्लोराइड जो था उसमें Na+ और क्लोरीन-, ये आपस में क्या हुआ? अपने आयन का एक्सचेंज किया, मतलब Ag+ किया Cl- के साथ और NO3- किया Na+ के साथ। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में आपका आयन का अदला बदली होता है। और एक चीज याद रखिएगा कि जो द्विविस्थापन होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया जब अम्ल और क्षार के बीच में होता है, द्विविस्थापन अम्ल क्षार के बीच में हो सकता है, तो जब अम्ल और क्षार के बीच में होगा तो कैसा अभिक्रिया होगा? जब अम्ल और क्षार के बीच में होगा तो आप ही खुद सोचिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कैसा होगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो याद रखिएगा द्विविस्थापन को अवक्षेपन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया दोनों कहते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए HCl और NaOH रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा आप खुद सोचिए? Na+ इधर, OH- इधर H+ और Cl-, तो क्या होगा? NaCl इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा, तो NaCl + H2O बन जाएगा। आई बात समझ में? तो जब अम्ल और क्षार के बीच में द्विविस्थापन होगा तो कैसा अभिक्रिया कहलाएगा? हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। क्लियर हो गया? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में याद रखिएगा अवक्षेप नहीं बनेगा, जब उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं होगी तभी अवक्षेप बनेगा। तो यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया हुआ क्योंकि अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया किया, तो जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा
तो यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया और उदासीनीकरण अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण नहीं होगा, इस लाइन को याद रखिएगा। ठीक है, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार अपने आयन का अदला बदली करके लवण और जल बनाते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया? तो आपका विस्थापन द्विविस्थापन दोनों हमने क्लियर कर दिया। अब देखिए क्या बचा, उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन का हमने एक वीडियो ऑलरेडी शूट कर दिया है, उसी वीडियो को आपको देखना है, इसलिए इस टॉपिक को हम यहाँ स्किप कर रहे हैं और इसका वीडियो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहां से आप लोग उपचयन अपचयन और ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी दोनों देख लेना है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं टॉपिक पे। हाँ, अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे संक्षारण। क्या देखेंगे? संक्षारण। क्या होता है संक्षारण? संक्षारण को इंग्लिश में कहते हैं कोरोजियन। कोरोजियन। तो एक चीज देखिएगा कि जब कोई धातु को खुला हवा में छोड़ दीजिए तो क्या होगा, स्टार्टिंग में तो वो धातु खूब चमकेगा और चमकने के बाद फिर धीरे धीरे उसके ऊपर धुंधला परत जमते चला जाता है। जैसे लोहा, आप लोहा ले लीजिए, उसको छोड़ दीजिए खुला हवा में तो लाल भूरा रंग का परत चढ़ जाएगा, है ना, लोहे पे जंग लगने लग जाता है। तांबा का बर्तन को ले लीजिए, उसको कुछ समय तक छोड़ दीजिए, उसके ऊपर हरा रंग का कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। उसी प्रकार आप चांदी पहनते, चांदी पर देखिएगा काले रंग का सिल्वर सल्फाइड परत जम जाता है। तो ये सभी प्रक्रिया ही क्या कहलाएगा? संक्षारण। तो संक्षारण का एक लाइन में डेफिनेशन याद रखिएगा, क्या? धातुओं पर परत जमने की प्रक्रिया, परत जमने की प्रक्रिया, परत जमने की प्रक्रिया या क्रिया क्या कहलाता है? संक्षारण। या फिर एक लाइन में सीधा हिंदी में ये भी याद रख सकते हैं कि कोई धातु है तो इसी धातु पर अवांछनीय पदार्थों का परत जमना, इस धातु के ऊपर अवांछनीय पदार्थों का जमना क्या कहलाएगा? अवांछनीय पदार्थ दिख रहा है ऊपर जमते हुए ब्लू कलर का, तो ये अवांछनीय पदार्थ का जमना ही क्या कहलाएगा? आपका ये संक्षारण कहलाएगा। तो संक्षारण किसमें? ऑक्सीजन और जल या नमी या जलवाष्प की उपस्थिति में होता है। आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए कि आप लोहा को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में छोड़ दिए तो क्या होगा, ये Fe2O3 बना देगा और H2O बना देगा, मतलब ये लाल भूरा रंग का बन जाएगा। ठीक है, लाल भूरा रंग का बन जाएगा। या फिर जब अधिक समय तक छोड़ दीजिएगा, जब आयरन को अधिक समय तक छोड़ दीजिएगा तो ये गहरा काला रंग का बन जाएगा, Fe3O4, गहरा काला रंग का बन जाएगा, गहरा काला रंग का बन जाएगा। तो संक्षारण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातु वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करती है। और जब कोई धातु अम्ल या फिर आर्द्रता के संपर्क में आती है तो संक्षारित होती है। और संक्षारण ये जो संक्षारण है ये एक प्रकार का रेडॉक्स अभिक्रिया है। पूछेगा आपसे एग्जाम में, संक्षारण कैसा अभिक्रिया है? रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है, जिसमें उपचयन अपचयन दोनों होता है। आई बात समझ में? तो संक्षारण के कारण लोहा का जो वस्तु है बहुत ज्यादा उसका लॉस होता है, तो उस संक्षारण से प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम लोग बहुत तरह का उपाय करते हैं। क्या करते हैं? तो लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग उसमें जिंक का परत चढ़ाते हैं जिसे गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण कहते हैं। उसके ऊपर निकेल क्रोमियम का लेप चढ़ाते हैं जंग से बचाने के लिए। ठीक है, तेल लगाते हैं, तेल, पेंट, ग्रीस, इस तरह का उपयोग करते हैं। घर में देखते हैं हम लोग का गेट जब जंग लगने लगता है तो उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं? पेंट या पेंट लगाकर उसे बचाते हैं संक्षारण से। तो संक्षारण यही है आपका। आई बात समझ में? संक्षारण में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं विकृत गंधिता, जिसको कहते हैं रैंसिडिटी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रैंसिडिटी। देखिए ध्यान से, इंग्लिश में क्या कहते हैं? रैंसिडिटी। रैंसिडिटी ये होता क्या है? तो आप एक चीज गौर कीजिएगा, एक सेकेंड देखिए, नाम है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, इसमें क्या होता है? जो वसा है या फिर तेल है, इससे जो हम लोग भोजन बनाते हैं तो तेल या वसा से बने भोजन पर क्या होता है? उपचयन होता है, उपचयन अभिक्रिया होता है। और उपचयन अभिक्रिया होता है, उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव पड़ता है तो खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखते हैं। क्या करते हैं? खाद्य पदार्थ, जो खाने वाला पदार्थ है, खाद्य पदार्थ को हम लोग लंबे समय तक क्या करते हैं? रखते हैं। और ये उपचयन अभिक्रिया के कारण ही होता है। उपचयन अभिक्रिया के कारण ही इसमें क्या हो जाता है? उपचयन मतलब क्या होता है?
आप ही बताइए। ऑक्सीडेशन वीडियो में हम डाल चुके हैं। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, तो यहाँ पे उपचयन के कारण ही जो हम लोग भोजन रखते हैं, खाद्य पदार्थ रखते हैं, उसमें गंध आ जाता है। उसका स्वाद क्या होता है? खट्टा। जैसे रात वाला भोजन सुबह देखते हैं क्या होता है? खट्टा हो जाता है। तो ये उपचयन अभिक्रिया के कारण होता है। किस कारण से होता है? उपचयन अभिक्रिया के कारण होता है। यहाँ पे क्या होगा कि खाद्य पदार्थ में जो तेल या वसा है, तेल या वसा वो हवा का जो, हवा में जो ऑक्सीजन है उसके द्वारा ये उपचयित हो जाता है। हवा में जो ऑक्सीजन है उसके द्वारा क्या होगा? ये उपचयित हो जाता है और नया उत्पाद के रूप में इसमें गंध या फिर स्वाद अजीब टाइप का आता है और वो खाद्य पदार्थ जो है खराब हो जाता है, खट्टा हो जाता है, खाने योग्य नहीं रह पाता है। इसी को ही हम लोग रैंसिडिटी या विकृत गंधिता कहते हैं। मतलब खाने वाला जो पदार्थ है वो खाने योग्य नहीं हो जाता है या खाने योग्य नहीं रहता है, उसमें अलग प्रकार का गंध, अलग प्रकार का स्वाद उत्पन्न हो जाता है। उपचयन अभिक्रिया या उपचयन क्रिया के कारण इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। तो वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन की क्रिया के द्वारा ही हमारा क्या होता है? गंध उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। और इसी विकृत गंधिता को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक प्रतिऑक्सीकारक, ये प्रतिऑक्सीकारक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट। तो ये प्रतिकारक को रोकने के लिए, प्रति उपचायक या ऑक्सीकारक को रोकने के लिए हम लोग इस विधि का उपयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो खाद्य पदार्थ है उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं ना, तो वो फ्रिज में रखने पर निम्न ताप पर वो उपचयन की क्रिया जो होती है नहीं होता है, कम होता है। इस कारण से वो जो बर्तन है उसमें वायु में जो उपस्थित ऑक्सीजन है वो अनुपस्थित हो जाता है और उपचयन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग खाद्य पदार्थ को रेफ्रिजरेटर में रखकर कुछ समय तक रख सकते हैं। आई बात समझ में? और आपसे एग्जाम में पूछेगा प्रति उपचायक के रूप में, एनसीईआरटी का लाइन है, प्रति उपचायक के रूप में हम लोग BHA और BHT, BHA BHT क्या होता है? तो B से मतलब होता है ब्यूटी लेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटी लेड हाइड्रोक्सी एनिलेड, और BHT का मतलब होता है ब्यूटी लेटेड हाइड्रोक्सी टायोलिन। ये दोनों का उपयोग हम लोग प्रति उपचायक के रूप में, कभी एग्जाम में आएगा कि प्रति उपचायक के रूप में खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो BHA और BHT याद रखिएगा शॉर्ट फॉर्म में। BHA का मतलब हो गया ब्यूटी लेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, लिख दे क्या? देखिए BHA याद रखिएगा, BHA का मतलब होता है ब्यूटी लेड हाइड्रोक्सी एनिसेल या एनिसोल, और BHT का मतलब होता है ब्यूटी लेड हाइड्रोक्सी टालुइन। ठीक है, ये दोनों जो है प्रति उपचायक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसको मिला देने से क्या होता है? भोजन में जो उपस्थित वसा, इसको BHA या BHT को मिला देने से जो भोजन में उपस्थित वसा है या तेल आसानी से उपचयित नहीं होता है। और एक चीज देखिएगा कि जो खाद्य पदार्थ वाला बर्तन है या पैक जो हम लोग करके पैकेट वाला खाना खाते हैं, उसमें ऑक्सीजन को हटाकर क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन को भर देते हैं, जिसके कारण उपचयन की क्रिया नहीं होती है और उपचयन को हम लोग रोक सकते हैं। इसलिए देखिएगा जब चिप्स कुरकुरे ये सब पैकेट जो फूला हुआ होता है, इसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, जिसके कारण वो लंबे समय तक भोजन विकृत गंधिता होने से बचता है। तो चिप्स बनाने वाले चिप्स की प्लास्टिक थैली में हवा जो ऑक्सीजन है उसको हटाकर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे चिप्स में उपचयन नहीं होता है और चिप्स का स्वाद काफी दिनों तक खराब नहीं होता है। यही है आपका विकृत गंधिता। आई बात समझ में? तो यहाँ तक कोई दिक्कत? आप एक बार एनसीईआरटी को रीड कीजिएगा, कहीं भी कोई डाउट होगा आप ग्रुप में जरूर टैग करके पूछ सकते हैं हमसे या किसी भी एडमिन से, जो आपके मां सरस्वती ग्रुप में जो 9 PM में आपको लाइव टेस्ट लेते हैं इस टॉपिक का, उससे आप किसी से भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश यही रहेगा कि इसमें से जितना हो सके मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग निकाल कर रात 9 बजे दे देंगे। ठीक है, तो वियोजन एक छोटा सा रिवीजन कर देते हैं। वियोजन कैसा अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी। क्या है? ऊष्माशोषी। और संयोजन कैसा है?
संयोजन कैसा है, ऊष्माक्षेपी। संयोजन कैसा है, ऊष्माक्षेपी, ठीक है। और उदासीनीकरण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया है। हाँ, यहाँ पर हम लोग जो देखें विलयन का रंग जो चेंज हुआ है उसको एक नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में किसका रंग काला हो जाता है। हाँ, देखिएगा ध्यान से। पहला याद रखिएगा, कॉपर का रंग काला। कॉपर का रंग काला किसके कारण हुआ, कॉपर ऑक्साइड के कारण। कॉपर का रंग हरा, ये काला था। और कॉपर का रंग, तांबा का रंग हरा, हाइड्रोजन के कारण हुआ। सिल्वर, चांदी का रंग काला, किसके कारण हुआ, सिल्वर सल्फाइड के कारण, Ag2S के कारण। ये तीनों याद रखिएगा। और एक याद रखिएगा, किण्वन कैसा है, पूछेगा किण्वन कैसा अभिक्रिया है, तो किण्वन ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। किण्वन कैसा अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। तो हम ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी दोनों का डिफरेंस वीडियो दे चुके हैं, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और वीडियो पसंद आएगा तो जरूर एक कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, या किसी भी प्रकार की सुधार की आवश्यकता है वो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।